हेलो एवरीबॉडी, वेलकम जी, वेलकम आप सभी को बहुत बहुत वेलकम फॉर दीज क्लासेस ऑफ सीए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटरमीडिएट, जो कि अमेंडमेंट्स की क्लासेस हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ May 24 एंड जून 2024। बेटा May 24 सीए के एग्ज़ाम्स के लिए, जून 24 कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। ख़ास तौर पे जब हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने पहले अपने नवंबर और दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया था तो उस समय ऐसा था कि जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है, एनटीआर जिसको मैं बोलता हूँ, सेक्शन 115 बीएसी का, दैट वाज एन ऑप्शनल स्कीम। लेकिन अब उसे ऑप्शनल ना रखते हुए उसे कंपलसरी या फिर डिफ़ॉल्ट स्कीम कर दिया है। और अगर कि किसी व्यक्ति को एनटीआर फॉलो नहीं करना तो फिर उसको अपने एक फॉर्म सबमिट करके बताना होगा कि वो एनटीआर फॉलो नहीं करना चाहता, ओटीआर फॉलो करना चाहता है। पहले ये होता था कि हम लोग ये बताते थे कि हम लोग ओटीआर फॉलो नहीं करना चाहते और एनटीआर फॉलो करना चाहते हैं। तो नवंबर एग्जामिनेशन तक, दिसंबर एग्जामिनेशन तक हमारा ओटीआर, ओल्ड टैक्स रिजीम वाज द डिफ़ॉल्ट स्कीम, लेकिन अब से न्यू टैक्स रिजीम हमारा डिफ़ॉल्ट स्कीम है। तो सब कुछ ही बदल गया, बिल्कुल ही सारी चीज़ें चेंज हो गई। इस वजह से टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स कैलकुलेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे और चैप्टर्स के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं। आप मान के चलिए कि लगभग सभी चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं। सैलरी के अंदर बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, 2। न्यू टैक्स रिजीम में तो मैंने आपको बता दिया, इवन दो टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए जो स्लैब यूज़ होगा न्यू टैक्स रिजीम में वो भी चेंज हो गया है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी चेंजेस हैं, कैपिटल गेन्स में भी बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये सारे के सारे चेंजेस, अमेंडमेंट्स मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो मैं आपके साथ अमेंडमेंट डिस्कस करूँगा वो है बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर, या फिर डेफिनेशंस वाला जो चैप्टर है उसमें क्या हो चेंजेस हैं, और उससे रिलेट करते हुए, लिंक करते हुए हम लोग जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से लिंक करते हुए हम लोग जाएंगे फिर एग्जेम्प्टेड इनकम पे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंकेज में चलती रहेंगी। एक और बात, आप सबको अच्छे से ये बात पता है कि हमारे सी इंस्टीट्यूट ने मई 2024 के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर लॉन्च कर दिया है, आरटीपी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। तो मैं आरटीपी के सारे क्वेश्चंस आपके साथ इन्हीं अमेंडमेंट क्लासेस में साथ साथ में डिस्कस करता रहूँगा। जहाँ जहाँ पे अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस सी इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में डाले हैं, वो क्वेश्चन सारे के सारे, चाहे वो एमसीक्यूज में हो या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे क्लास में डिस्कस करूँगा। सो दीज क्लासेस आर नॉट ओनली फॉर योर अमेंडमेंट्स बट दे आर ऑल्सो फॉर अमेंडमेंट्स एज वेल एज फॉर योर रिवीजन टेस्ट पेपर। उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में आपके मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाते हैं सी इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो जो मॉक टेस्ट 1 होगा, फिर मॉक टेस्ट 2 होगा, उनके सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों के साथ साथ पे क्लास के अंदर डिस्कस करता रहूँगा। तो ये हमारे लिए सब कुछ है। आप लोगों को हमारी तरफ से ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। ये जो नोट्स हैं, ये जो नोट्स हैं ये आप कैसे ले सकते हैं मेरे से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ अमेंडमेंट्स कवर नहीं करेंगे, अमेंडमेंट्स के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे आरटीपी को भी कवर करने वाले हैं। So these classes are going to be relevant not only for amendments but also relevant for the RTP। जो RTPs हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल से कोई इशू इसमें होना नहीं चाहिए। अब ये आप कैसे मेरे से ले सकते हैं, मेरा ये मोबाइल नंबर है 8010921000। मैं इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए। आप इस मोबाइल नंबर के ऊपर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम नहीं, एसएमएस नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप। और आपने व्हाट्सएप पे मेरे को सिंपली एक चीज़ लिखनी है, वो है M24। कोई चिट्ठी नहीं लिखनी, सर आई डेयर बाय रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी अमेंडमेंट्स। कोई चिट्ठी नहीं, कोई अर्जी नहीं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं। ओनली एंड ओनली 3 words M24, दैट्स इट। अगर आप M24 मेरे को अमेंडमेंट्स ये व्हाट्सएप के ऊपर भेज देंगे, व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे दिया है, तो फिर मेरी तरफ से ये
आपके पास अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब चाहे आप सुबह 11 बजे देख रहे हैं, रात 2 बजे देख रहे हैं, सुबह 5 बजे देख रहे हैं, जिस समय भी आप हमारी इस क्लास को देख रहे हैं उस समय अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएंगे। जस्ट आपने टाइप करना है M24, दैट्स इट। इसके साथ साथ में मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं। एक मोबाइल नंबर तो मेरे पास ये वाला है ही, एक और मोबाइल नंबर भी मेरा नोट कर लीजिए, दैट इज़ 8860068196। बेसिकली 2 मोबाइल नंबर आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ मोबाइल कनेक्टिविटी का इशू रहता है। तो एक नंबर जो है 8010921000 वाला जो नंबर है वो एयरटेल का नंबर है, और जो दूसरा नंबर है वो वोडाफोन का नंबर है। तो एयरटेल या वोडाफोन में से कभी एक चलता है, कभी दूसरा चलता है, तो मैंने इस वजह से 2 नंबर आपको दे दिए हैं। जियो हमारे यहाँ पे पूरी लोकेलिटी में कहीं पे नहीं है, इस वजह से जियो का कोई नंबर मेरे पास नहीं है। आप सभी से एक बहुत बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ मेरे को इस सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब का स्कैन कोड मैंने आपको दिया, साथ साथ में फेसबुक का स्कैन कोड दिया, इंस्टाग्राम का स्कैन कोड मैंने आपको दिया, ट्विटर का स्कैन कोड मैंने आपको दिया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इन स्कैन कोड्स को यूज़ करके फॉलो कर लीजिए। आप अगर इस समय जैसे यूट्यूब पे ये क्लास देख रहे हैं, अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट्स मैं आपको करवा रहा हूं जो कि 2024 में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं उसके लिए रेलेवेंट है। अमेंडमेंट्स दोनों करेंगे, इनकम टैक्स के भी करेंगे, जीएसटी के भी करेंगे, लेकिन स्टार्ट इनकम टैक्स से कर रहे हैं। इनकम टैक्स में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अब जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट फॉलो करना है वो कौन सा। प्रीवियस ईयर आपका होगा 2023-2024, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर आपको फॉलो करना होगा 2024-2025। अगर इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं तो आपको फॉलो करना होगा फाइनेंस एक्ट 2023। जिस दिन बजट प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी को, उस दिन मेरे से 1-2 स्टूडेंट्स का, ज़्यादा नहीं, शायद एक था या 2 स्टूडेंट्स थे, उनका मैसेज आया कि सर ये जो हमारा बजट 2024 का है, क्या ये हमारे नवंबर एग्ज़ाम में अप्लाई होगा या फॉर दैट मैटर मई एग्ज़ाम में अप्लाई होगा। आंसर इज़ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो बजट था ये इंटरिम बजट था। अब वो इंटरिम बजट क्या होता है और नॉर्मल बजट से अलग कैसे होता है उसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। दिस वॉज एन इंटरिम बजट, और ये जो मेन बजट है वो तो नई सरकार ही लेके आएगी इलेक्शंस के बाद। इलेक्शंस शेड्यूल है समवेयर बिटवीन 15 अप्रैल एंड 30 ऑफ मई। ये टाइम पीरियड है, 1.5 महीने का टाइम पीरियड रहेगा जब हमारे पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, तो नई सरकार लगभग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जून के स्टार्टिंग में या मई के एंड में बजट लेके आएगी, जो कि अप्लाई हो जाएगा 1 जुलाई से। तो जो नई सरकार है वो फुल फ्लेज बजट देगी, फाइनेंस एक्ट देगी 2024 का, और वो जो फाइनेंस एक्ट 2024 का होगा वो अप्लाई होगा 2025 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए। तो 2024 में अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, 2024 में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 चलेगा, और अगर आप एग्ज़ाम 2025 में देंगे तो फिर उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2024 अप्लाई हो जाएगा। आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जो सबसे पहला कंसेप्ट या सबसे पहला जो डिस्कशन मैंने आपके साथ करना है वो डिस्कशन है इस चीज़ का कि जो हमारा पहला चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट्स का और डेफिनेशंस का, इस बेसिक कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस में क्या बदलाव, क्या चेंज हुआ है। 2 बहुत मेजर चेंजेस या बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंट जो है वो रिलेट करता है हिंदू अनमैरिड फैमिली से रिलेटेड। हिंदू अनमैरिड फैमिली में हम लोगों को सबको ये बात अच्छे से पता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है उसे हम लोग कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे हमेशा एक दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, मन में डाउट रहता है दैट वेदर अ वुमन कैन बी अ कर्ता ऑफ द हिंदू अनमैरिड फैमिली। The students have in the recent past asked me this question. They have put forward this question to me, and I have always replied in affirmation. मैंने हमेशा कहा yes, a woman can be कर्ता of the Hindu unmarried family. Then मेरे को याद आता है एक क्लास के अंदर स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर डू यू हैव एनी केस लॉ, डू यू हैव एनी सेक्शन
to support this argument? I said, no, I do not have. But now I have. But now I have. In the past, I was not having any case, but now I have. एक केस हमारे पास आया है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है. ये अभी रिसेंट हाल फिलहाल का ही केस है. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये शायद फरवरी के महीने का केस है. फरवरी ऑफ नहीं, फरवरी मैंने गलत बोल दिया. दिसंबर ऑफ 2023, दिसंबर ऑफ 2023 का ये केस है. दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है. केस का नाम है मन्नू गुप्ता वर्सेस सुजाता शर्मा एंड अदर्स. ORS लिखा है. ORS का मतलब ORS घोल नहीं है जो 10 लगने पे हम लोग इधर लेते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ORS का मतलब है अदर्स. तो मन्नू गुप्ता एंड सुजाता शर्मा एंड अदर्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड करा है that yes, a woman, a female can also be the कर्ता of the Hindu undivided family under a मितकर्षा law. आप सबको अच्छे से पता है दो तरह के कानून चलते हैं हमारे देश में. एक दया भाग्य है और एक मितकर्षा है. तो मितकर्षा लॉ में ये वाला चेंज आया है और पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होता है एक्सेप्ट इन 2 स्टेट्स. तो वन ऑफ द मेजर चेंजेस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट रेलेवेंट हो सकता है. अगर आपको ध्यान हो तो जो सी इंस्टीट्यूट ने शायद मेरे ख्याल से May 23 एग्ज़ाम के लिए जो अपनी MCQs की बुकलेट निकाली थी उसके अंदर HUF से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन उन्होंने रखे थे. और उनमें से क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम दिए हुए थे और फिर ये पूछा था कि बताओ इनमें से कौन कौन को पार्टनर है और इनमें से कौन कौन को पार्टनर नहीं है. तो अगर हमारा सी इंस्टीट्यूट को पार्टनर से रिलेटेड MCQs पूछ सकता है तो डेफिनेटली वो कर्ता से रिलेटेड भी MCQs पूछ सकता है. सो अ न्यू लॉ हैज़ बिन देयर, अ न्यू केस हैज़ बिन देयर with a name called Manu Gupta and Sujata Sharma and others, where it has been said that yes, even a female can be the कर्ता of the Hindu undivided family. तो एक तो ये चेंज है. दूसरा जो चेंज है, दूसरा जो बदलाव है, दैट इज़ इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम. जब हम लोग इनकम की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, मैंने यहाँ पे बोला सब सेक्शन 24, आप ऐसे कई स्टूडेंट अब मेरे को ट्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे और बोलेंगे अरे नहीं सर आपने तो गलत बोल दिया, ये सब सेक्शन नहीं है, क्लॉज है. ठीक है जी, चलो मैं क्लॉज बोल देता हूँ. सो दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 24, या फिर कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी बोलते हैं क्लॉज 2 सब क्लॉज 24. तो वट एवर यू वांट टू से, कोई फांसी पर नहीं चढ़ा देगा आपको अगर आपने उसको सेक्शन बोल दिया या क्लॉज बोल दिया, तो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. बट येस, टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2. नाउ ये जो डेफिनेशन है इनकम की, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. आपको याद है मैंने आपको हमेशा बताया इनकम के आगे वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूड्स. इनकम इंक्लूड्स. तो जब इनकम इंक्लूड्स है तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है. तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में अक्सर एज अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ, स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, हम लोग उस डेफिनेशन को लिटरल सेंस में इंटरप्रेटेड नहीं करते हैं. उसके अंदर जो लिखा है सो है, उसके अलावा कुछ और अगर हम लोग अपनी तरह से ऐड करना चाहें तो हम लोग उसको भी ऐड कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में. उदाहरण के तौर पर जब आप इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इनकम की डेफिनेशन में कहीं पर भी रेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ और इनकम की डेफिनेशन में कहीं पर भी इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ. हाँ, इंटरेस्ट एक लिखा हुआ है, इंटरेस्ट जो कि पार्टनर को मिल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से. लेकिन जो बाकी के इंटरेस्ट हैं, जैसे हमें डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर हमें फॉर दैट मैटर इंटरेस्ट मिल रहा है लेट अस से फ्रॉम बैंक सेविंग्स, तो उस इंटरेस्ट के बारे में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम. सिमिलरली रेंट वर्ड भी, रेंटल इनकम के बारे में भी डेफिनेशन ऑफ इनकम में कहीं पे जिक्र नहीं है. तो डज इट मीन कि रेंट एंड इनकम हमारी रेंट एंड इंटरेस्ट हमारी इनकम नहीं है? आंसर इज नो, दे आर स्टिल आर इनकम्स बिकॉज द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन द नेचर. इस बार जो हमारी सरकार है फाइनेंस एक्ट 2023 में इन्होंने 2 पॉइंट्स इसके अंदर और ऐड करे हैं. व्हाट आई सीरियसली बिलीव इज कि अगर इनको ऐड ना करते तो भी फर्क ना पड़ता, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उस पर कवर कर सकते थे. पर इन्होंने ऐड करे हैं 2 पॉइंट्स, और ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 2 क्लॉजेज इसके अंदर ऐड किए गए हैं इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, और ये 2 क्लॉजेज हमारे पास कौन कौन से हैं? एक इन्होंने नया क्लॉज ऐड करा है दैट इज 17C, और एक और ऐड करा है 17D. 17C ये कहता है कि कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसा अमाउंट
जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 12 के अंदर मेंशन्ड है वो भी हमारी इनकम मानी जाएगी, और इसी प्रकार से कोई भी ऐसा अमाउंट जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 13 के अंदर मेंशन्ड है वो भी हमारी इनकम मानी जाएगी। नाउ द इशू अराइजेस कि what has been mentioned in 56 2 clause 12 and 56 2 clause 13, इसके अंदर क्या मेंशन्ड है। अब आपको ये बात अच्छे से याद है कि जब हम लोग सेक्शन 56 की बात करते हैं तो सेक्शन 56 में हम लोग इनकम ऑफ अदर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब इनकम की इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर पढ़ना होगा। तो आइए जरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर पर चलते हैं, जहां पे ये दोनों क्लॉजेज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हुए हैं। ये जो दो क्लॉसेज हैं, ये दोनों क्लॉसेज मैंने आपके साथ वहां पे अच्छे से डिस्कस करे हुए हैं। तो लेट अस मूव टू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैसे जाएंगे? आपके पास पेज नंबर 42 है, इसी नोट्स के अंदर पेज नंबर 42 है। आप उस पेज नंबर 42 पे चलिए। मैं भी ज़रा यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और मैं सीधा जंप करूँगा वहाँ पे। तो मैं आ गया पेज नंबर 42 पे। लीजिए आप भी फटाफट आ जाइए पेज नंबर 42 पे, जंप कीजिएगा। और पेज नंबर 42 पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 42 ये लिखा हुआ जी। पेज नंबर 42 नहीं है, आई एम सॉरी 44 है। मैं 42 बोल रहा था। पेज नंबर 44 पे आ जाइए जल्दी से। तो पेज नंबर 44 है। तो पेज नंबर 44 पे मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये दोनों कंसेप्ट आपको एक साथ दिए हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ सम विच हैज़ बीन रिसीव्ड, कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसा पैसा विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द यूनिट होल्डर फ्रॉम द बिजनेस ट्रस्ट, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 12। अब यहाँ पे आ गई बहुत सारी प्रॉब्लम। पहली चीज़, सर ये बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है? दूसरा, सर ये यूनिट होल्डर क्या होता है? तो ये यूनिट होल्डर क्या है, बिजनेस ट्रस्ट क्या है? आइए इसके बारे में एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरे को बहुत 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 अच्छे से याद है कि मैंने अपनी क्लासेस के अंदर, चाहे आपने मेरे से ऑनलाइन क्लासेस करी हैं या अदरवाइज आपने मेरे से गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लासेस भी परचेज करी हैं, तो मैंने हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखाया है। ऑलवेज। अरे क्या हो गया? मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर कई बार म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखाया है। एक बार फिर से बहुत जल्दी से आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बार दोबारा से बात बता रहा हूँ। ये सारी बातें क्लास के अंदर पहले से बताई हुई हैं। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स लार्जली मैं कह रहा हूँ, लार्जली वो 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर किए जाते हैं बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी। जो से भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप जा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको लार्जली 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स ऑफर करने वाली है। एक म्यूचुअल फंड ऐसा होगा जिसके अंदर वो बोलेंगे कि साहब हम आपका मिनिमम 65% पैसा इक्विटी के अंदर लगा देंगे और बाकी का जो मैक्सिमम है 35% पैसा हम आपके डेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। डेट्स का मतलब हो गया जैसे डिबेंचर्स है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। फिर आजकल एक टीवी पे ऐड भी आती है, आपने देखा होगा इसको, जहाँ पे कहा जाता है 50% इक्विटी में लगा देंगे पैसा और 50% पैसा डेट्स में लगा देंगे। इसे बोलते हैं बैलेंस्ड फंड। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बैलेंस्ड फंड। और उसके अलावा एक कंसेप्ट हमारे पास और है जहाँ पे वो कहते हैं कि जनाब आपका 65% पैसा हम डेट्स में लगा देंगे और जो 35% पैसा होगा ये मैक्सिमम है और ये यहाँ पे ये मिनिमम है। मिनिमम 35% पैसा हम आपका इक्विटी में लगा देंगे। तो इससे हम लोग बोलते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है इसके टैक्स रेट्स में बदलाव हुआ है। इस बार नए टैक्स रेट्स आए हैं। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में टैक्स रेट्स में चेंज है और वो चेंज क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। जब हम लोग चैप्टर करेंगे उसका चैप्टर जब हम लोग करेंगे फॉर टैक्स कैलकुलेशन के जो अमेंडमेंट्स है वहाँ जाके आपको इसके टैक्स रेट्स के बारे में बताऊंगा। चलिए बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ मैंने पहले डिस्कस करी हुई हैं। नाउ ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। दे इन्वेस्ट द मनी इन स्टॉक मार्केट।
and when I say stock market, then I'm talking about both, that is NSE and BSE, that is नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब आती है मेन कहानी, अब ध्यान से सुनने का, अब आती है मेन कहानी। अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है, ध्यान से सुनना बात को मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि आपसे पैसा तो ले रहा है लेकिन वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, फिर क्वेश्चन आता है सर अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? वो जो म्यूचुअल फंड है वो पैसा इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं, डेवलपमेंट जिनका हो चुका है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो डेवलप्ड प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, या फिर कोई कमर्शियल ऑफिसेज वाली बिल्डिंग है, या कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। तो इस प्रकार से जो ऑलरेडी डेवलप्ड, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर ये लोग ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से ये लोग अपनी कुछ इनकम्स कमाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंटल इनकम्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ सम एक्स्ट्रा मनी। और फिर ये और पैसा कैसे कमा सकते हैं? जो शेयर इन्होंने वहाँ पे परचेज करा उसको बेच के ये फर्दर कैपिटल गेन्स भी कमा सकते हैं। नाउ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द रियल एस्टेट और दे आर इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हमारी भारत सरकार ने नाम दिया है एज बिजनेस ट्रस्ट्स। यहाँ पे वर्ड तो ट्रस्ट है लेकिन ये ट्रस्ट नहीं है, ये हर प्रकार से म्यूचुअल फंड ही है। आप सबको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है उसके बदले में यूनिट, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं शेयर्स। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से आपको जो रिटर्न्स में जो वापसी में कुछ मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। इसी प्रकार से जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है यूनिट। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है सर इसको भी शेयर ही बोल दें, यूनिट बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी है? बिल्कुल ठीक बात है, इसको यूनिट क्यों कह रहे हैं उसके पीछे का भी कारण है। हमारा जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो ये चाहता है कि लोगों को क्लैरिटी रहे कि जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा क्या इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो पैसा इन्वेस्ट कर तो रहे हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती कि उनका पैसा वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो आगे किसी पे भरोसा करते हैं और वो जो व्यक्ति है उसके उनके बिहाफ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे अगेन थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये क्लैरिटी नहीं हो पाती कि ये पैसा शेयर्स में जा रहा है, म्यूचुअल फंड में जा रहा है। अगर हमने दोनों का नाम शेयर रख दिया तो एक कॉमन इन्वेस्टर को ये नहीं पता चल पाएगा कि शेयर्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। तो इसको डिमार्केट करने के लिए, शेयर्स के लिए तो शेयर्स वर्ड ही यूज़ किया जाता है, लेकिन जब कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब उसको हम लोग बोलते हैं पैसा यूनिट का, उसे उसका टर्म देते हैं यूनिट। एक और फर्क भी है, जब नए शेयर्स लॉन्च होते हैं, कंपनी अगर कोई नए शेयर्स पब्लिक के लिए लॉन्च करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन जब कोई भी म्यूचुअल फंड नए म्यूचुअल फंड्स मार्केट में लॉन्च करती है तो उसको हम लोग IPO नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। अगेन सेबी ने इसको डिमार्केट करने के लिए कि भाई ये जो ऑफर आ रहा है ये म्यूचुअल फंड का ऑफर आ रहा है, ये जो ऑफर आ रहा है शेयर्स का ऑफर आ रहा है, उसको डिमार्केट करने के लिए इक्विटी अगर है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं IPO और अगर म्यूचुअल फंड है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं NFO। जब आप NFO में या अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो मिलता है वो है यूनिट, और शेयर्स में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं शेयर्स। दोनों से, शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो, दोनों से जो आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम होती है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और दोनों का डिविडेंड फुली टैक्सेबल है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। अब जो मैं आपको समझा रहा था कि म्यूचुअल फंड्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और जगह पर।
कौन सी और जगह पर, आइए स्टार्ट करते हैं। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कहा गया है बिजनेस ट्रस्ट। और जैसे कंपनी के लिए शेयर्स मिलते हैं और आपको शेयर होल्डर कहा जाता है, इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, तो आपको यूनिट होल्डर कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो बातें बता दी। एक मैंने आपको बता दिया कि यूनिट होल्डर कौन होता है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है। नाउ जो भी पैसा यूनिट होल्डर को मिल रहा होगा, बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा होगा, वो पैसा उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल होगा। तो हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैसे इनकम मानेंगे, आंसर इज यस। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में अमेंडमेंट करके कह दिए कि इसे इनकम मानेंगे। फिर ये बता दिए कि इसको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल भी करेंगे अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 12। आइए ध्यान से पढ़ते हैं बिजनेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट की डेफिनेशन क्या है, ध्यान रखिएगा, ये नई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप ये सोचे कि ये नई डेफिनेशन है, नहीं, बिल्कुल भी नई डेफिनेशन नहीं है, पहले से हमारे इनकम टैक्स एक्ट में थी, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसकी, इस वजह से इसको कभी डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या कहता है, कहता है बिजनेस ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड एज। बिजनेस ट्रस्ट का मतलब है एक ऐसी ट्रस्ट जो कि रजिस्टर हो रही है। कहाँ पर रजिस्टर हो रही है, ध्यान से समझेगा, ये रजिस्टर हो रही है एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या फिर ये रजिस्टर हो रही है एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट या रियल एस्टेट ट्रस्ट, आप कहेंगे सर दोनों में क्या फर्क है, एक ही तो बात है। आंसर इज नो। अगर कोई हाईवे है तो हाईवे इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज नॉट ए रियल एस्टेट। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, या पावर प्लांट अगर कोई बना है, तो वो रियल एस्टेट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी की कैटेगरी में आता है। अगर हम लोग रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पे आ जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स एंड सो ऑन। तो आइए दोबारा से एक बार देखिएगा, बिजनेस ट्रस्ट का मतलब है एक ऐसी ट्रस्ट जिसको रजिस्टर किया गया है एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या फिर जिसको रजिस्टर किया गया है एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर द सेबी एक्ट 1992 और अंडर द सेबी रेगुलेशंस। सेबी रेगुलेशंस के आगे भी ईयर है, मैंने वो ईयर जानबूझ कर यहाँ से हटा दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे बिजनेस ट्रस्ट है, इसका मतलब क्या है, बिजनेस ट्रस्ट का मतलब है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी हो सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी हो सकती है। दोनों प्रकार की ट्रस्ट को बिजनेस ट्रस्ट कहा जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये ट्रस्ट होती क्या है, ये करती क्या है। तो मैंने आपको लिख के दिया है, ये जो ट्रस्ट हैं, दीज ट्रस्ट आर जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड की तरह ही होती हैं, जो कि पैसा रेज करती हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक इन्वेस्टर से, और इस पैसे को ये इन्वेस्ट कर देते हैं इन रियलिटी और इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रियलिटी का मतलब है यहाँ पे रियल एस्टेट। यहाँ पे रियलिटी जो वर्ड जब हमने कहा तो इसका मतलब है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए, ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रस्ट। दो तरह की ट्रस्ट के बारे में बात करी हम लोगों ने, एक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोनों में अंतर है, ध्यान से पढ़ेगा। जो हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसमें क्या होगा, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके अंदर क्या होगा, ये होगा, ध्यान से पढ़ेगा इसको, बी केयरफुल। इट ओन्स and manages the income which are generated from developed properties and offers the units to the investor. Developed properties. So real estate investment trust owns many type of commercial and real estates, commercial real estates like office buildings, residential buildings, warehouses, hospitals, shopping centers, hotels, timberlands etc. Timberlands का मतलब हो गया ऐसी बहुत बड़ी जमीन जिसके ऊपर पेड़ उगे हुए हैं, और वो पेड़ कौन से हैं, टिम्बर। टिम्बर से मतलब होता है ऐसे पेड़ जिनकी लकड़ को हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है, हिंदी में बोलता हूँ सागवान की लकड़, अंग्रेजी में बोलता हूँ टीक वुड। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो टिम्बरलैंड्स क्या है, अ प्लॉट ऑफ लैंड वेयर वी हैव ट्रीज
और वो ट्रीज़ की जो वुड है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर जो कंस्ट्रक्शन के काम है उनके लिए। तो ऐसे ऐसे लकड़ को या ऐसे पेड़ों को हम लोग बोलते हैं टिम्बर, और जिसके ऊपर वो उगते हैं वो हो गया टिम्बरलैंड। ठीक हो गया। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लेके इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाले क्या करेंगे, ये एक ऐसी ट्रस्ट होगी जो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जहां से इनकम कमाई जा सकती है, विच आर यील्डिंग इनकम। एग्जांपल्स कैन बी टोल रोड्स, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन। अगेन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये बेसिकली अपनी इनकम कमाएंगे मोनेटाइज करके, ये सारे एसेट्स को मोनेटाइज करके। मोनेटाइज करने का मतलब क्या हुआ, हाईवेज के ऊपर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बैनर्स के लिए जगह फर्दर दे देंगे जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं। हाईवेज के ऊपर छोटे छोटे जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं वो अलाउ कर देंगे जहाँ से वो रेंटल इनकम कमा सकते हैं एंड सो ऑन। और यहाँ से वो लोग अपने इनकम जनरेट करेंगे और इनकम जनरेट करके वो अपना प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाएंगे और अदरवाइज यूनिट होल्डर को भी वो पैसा पे करेंगे। नाउ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो, दोनों से अगर यूनिट होल्डर को कुछ पैसा मिल रहा है तो वो पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब कानून क्या है वो ध्यान से पढ़ेगा। कानून में लिखा है एनी स्पेसिफाइड सम विच इज रिसीव्ड बाय द यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर कोई भी पैसा आपको मिल रहा है, स्पेसिफाइड सम मिल रहा है, किसको मिल रहा है, यूनिट होल्डर को मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है। बिजनेस ट्रस्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर for the units which are held by him at any time during the previous year, it shall be taxable as the income of other sources. अब इनकम कैलकुलेट कैसे होगा उसके लिए भी इन्होंने हमें यहाँ पे कानून में लिख के दिया। इन्होंने कहा कि साहब जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि सब स्पेसिफाइड सम से हमारा मतलब होगा ए माइनस बी माइनस सी। आपके पास ए में से आप बी माइनस कर दीजिएगा, आप सी माइनस कर दीजिएगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपकी इनकम है जिसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे। और ए में से बी माइनस करके सी माइनस करके अगर आपके पास कुछ नेगेटिव फिगर आती है तो उस नेगेटिव फिगर को जीरो मान लिया जाएगा। दैट मीन्स आप उसे लॉस नहीं कहेंगे। यू विल नॉट से कि दैट वी हैव अर्नड अ लॉस, नो, देयर कैन बी नो लॉस। Either you can have a zero income or you can have a positive income. You just cannot have a negative income. अब A क्या है, B क्या है, C क्या है, ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या है A का मतलब है द एग्रीगेट ऑफ द सम डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना भी पैसा डिविडेंड के तौर पे या अदरवाइज अगर किसी बिजनेस ट्रस्ट ने दिया है, चाहे वो इस साल दिया है या पिछले सालों में कभी दिया है यूनिट होल्डर को, तो टोटल डिविडेंड, टोटल इंटरेस्ट जो भी इस साल का पिछले साल का एग्रीगेट अमाउंट है उसको हम लोग बोलेंगे एज द अमाउंट ए। उस अमाउंट में से आपने लेस कर देना है द कॉस्ट ऑफ द इशू। भाई जब आपने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे भी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किया तो कॉस्ट इनकर करी ना आपने, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम लोग लेस कर देंगे। So amount at which such unit was issued by the business trust, basically cost of acquisition के बारे में बात कर रहे हैं। cost of acquisition को लेस कर दीजिए और उसमें से एक और चीज़ लेस कर दीजिए। अगर कुछ पैसा पिछले सालों में मिला था और पिछले सालों में टैक्सेबल हो चुका है, आप उस पैसे को भी यहाँ पे लेस कर दीजिए। सो व्हाट इज ए का मतलब है इस साल और पिछले सालों का टोटल एग्रीगेट डिविडेंड का पैसा, अगर डिविडेंड है तो। बी का मतलब क्या है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उन यूनिट्स को परचेज करने का। और सी का मतलब है पिछले सालों में जो डिविडेंड का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा जो पिछले सालों का और पिछले सालों में टैक्सेबल हो चुका है, आप उसको लेस कर दीजिए। अगर अब ए में से बी और बी में से सी माइनस करने के बाद अगर आपके पास कोई पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तो वो पॉजिटिव अमाउंट इस साल की इनकम है जो इस साल टैक्सेबल होगा एज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर वो पैसा नेगेटिव में आ रहा है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, जीरो है तो भी आप उसे इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स वी कैनॉट हैव अ लॉस फ्रॉम दिस कंसेप्ट।
तो ये हो गया हमारे पास म्यूचुअल फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स और बेसिकली जो बिजनेस ट्रस्ट है उसका कंसेप्ट। एक और सेक्शन जो इस बार ऐड हुआ, क्योंकि हमारे पास दो सेक्शन ऐड हुए हैं, इनकम की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, जो हमारे पास एक और सेक्शन ऐड हुआ वो है ये वाला सेक्शन जहाँ पे कहा गया है द सम रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पड़ गया जी बहुत बड़ा पंगा ये पड़ गया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है, अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसकी मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज डी या 10 डी में, सेक्शन 10 क्लॉज 10 डी में। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जिसको एग्जेम्प्ट नहीं रखा जाता है, विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डी, तो एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट नहीं है, वो पैसा फिर टैक्सेबल होगा एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये वाला पॉइंट इन्होंने कह दिया सेक्शन 56 पर जाके इन्होंने कह दिया कि साहब इसको हम लोग टैक्सेबल कर देंगे एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। अब बात को समझिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर उसकी मैच्योरिटी का पैसा सेक्शन 10 क्लॉज 10 डी में एग्जेम्प्ट है फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर वो इनकम माना जाएगा। ये बात कहाँ लिख दी? सेक्शन 2 क्लॉज 24 में कह दिया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो इनकम माना जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में ये बात लिख दी। फिर सेक्शन 56 में इन्होंने ये कह दिया कि साहब वो पैसा टैक्सेबल होगा तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाकर टैक्सेबल होगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 कहता है कि ये इनकम है। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 13 कहता है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। और एक और चीज़, ये इनकम कैलकुलेट कैसे होगी उसके लिए इन्होंने दे दिया रूल नंबर 11 UACA। नाउ इट वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी जब मैंने सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखा। इन्होंने रूल नंबर 11 UACA का कहीं पर डिस्कशन नहीं किया स्टडी मटेरियल में। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्टडी मटेरियल में डिस्कशन नहीं हुआ, हो सकता है RTP आएगा वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। तो RTP के अंदर भी इस रूल का कोई डिस्कशन नहीं है। एंड फर्दर डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये रही कि इन्होंने RTP के अंदर पहला क्वेश्चन केस स्टडी का दिया, सी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, और उस केस स्टडी के अंदर ये वाला जो कंसेप्ट था लाइफ इंश्योरेंस वाला, उससे रिलेटेड 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दिए और पूरे कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा कर रख दी। बिल्कुल जैसे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान कर देना कंसेप्ट की, वो कर दिया इन्होंने, धज्जियां उड़ा कर रख दी इन्होंने। वहां पे रूल 11 UACA के सारे कंसेप्ट्स को दरकिनार करते हुए जो मन में आया बस वो उन्होंने सोल्यूशन वहां पे दे दिया है। मैं भी क्या करता, मैंने भी जो आंसर्स उन्होंने दिए उन आंसर्स के हिसाब से मैंने भी सोल्यूशन बना के आप लोगों को दे दिए। सोल्यूशन दिया हुआ है, अभी करवाऊंगा मैं आपको, बट दे आर नॉट 100% जैसे कहते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री, वो 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट स्टिल चलो क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए ज़रा पहले इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एनी सम विच इज़ रिसीव्ड इंक्लूडिंग द बोनस अमाउंट, आपको जो भी पैसा मिल रहा है मैच्योरिटी पे बोनस अमाउंट को इंक्लूड करके, ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पैसा कब मिल रहा है आपको? जब आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है। एज इट एक्सीड्स द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड, अगेन वही बात, पिछले सालों में कई सालों में आपने हर साल प्रीमियम पे करा, तो जितना आपने प्रीमियम पे करा पिछले कई सालों का एग्रीगेट, आपको जब पैसा वापस मिलेगा तो उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, अदरवाइज इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको एक्सेस अमाउंट मिल रहा है, हम सिर्फ उस एक्सेस अमाउंट को ही टैक्सेबल करेंगे एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, और उस एक्सेस अमाउंट के अंदर बोनस मिल रहा है तो बोनस को भी टैक्सेबल करेंगे एंड इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं
तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में यूलिप वाली पॉलिसीज़ को कवर नहीं करेंगे और जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनको भी हम लोग कवर नहीं करेंगे। यूलिप का फुल फॉर्म आपको पता है, यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, या प्लान भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे पॉलिसी भी कहते हैं, तो आप जैसा कहना चाहें आप उसको वैसा नाम दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया कि इनकम कैलकुलेट कैसे होगा, A माइनस बी माइनस सी, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्होंने रूल दे दिया, रूल नंबर 11 UACA, कि आप इस इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर भी वही लॉजिक है, वही कंसेप्ट है कि जब आपको पैसा मिल रहा है उसमें से आप माइनस कर दीजिए जितना आपने प्रीमियम पिछले सालों में पे कर दिया है। तो जितना प्रीमियम आपने पे कर दिया वो माइनस कर दीजिए, और माइनस करके आपके पास एक्सेस अमाउंट अगर कुछ आ रहा है वो आपकी इनकम है, अगर आपका नेगेटिव जा रहा है या ज़ीरो है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी है A माइनस बी, और फिर नीचे लिख दिया C माइनस डी, तो सारी चीज़ें वही है। मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये रूल जो है सी इंस्टीट्यूट ने कहीं पर भी डिस्कस नहीं करा। हालांकि ये रूल आया, मैं बड़ा होपफुल था कि ये रूल सी इंस्टीट्यूट डिस्कस करेगा, इन्होंने डिस्कस नहीं किया, मैं भी इसे अवॉइड कर दूंगा। लेकिन कहानी तो अब शुरू होती है। कहानी ये है कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं विच आर नॉट एग्जेप्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पॉलिसी का पैसा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा विच पॉलिसीज आर नॉट एग्जेप्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। नाउ द इशू राइजेस विच आर दोज पॉलिसीज विच आर नॉट एग्जेप्ट। इसको सीखने के लिए अब हमें जाना होगा कौन से चैप्टर पे, एग्जेप्टेड इनकम्स पे। आइए ज़रा एग्जेप्टेड इनकम्स पे चलते हैं। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर कौन सा आएगा, ये तो अभी टीडीएस चल रहा है, एक मिनट दीजिएगा मैं पेज नंबर ढूंढ लेता हूँ, याद नहीं आ रहा। ये रहा, ये पेज नंबर है जनाब आपका 52। तो कॉमन पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 पे अब मैंने आपको एग्जेप्टेड इनकम्स का टॉपिक दिया हुआ है। इस एग्जेप्टेड इनकम्स के टॉपिक में मैंने आपके साथ पूरा का पूरा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D मैंने डिस्कस कर दिया है। अगेन प्लीज़ गाली गलौज मत करना, ट्रोलिंग ना करना कि सर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D नहीं है, ये तो क्लॉज है। मेरे को पता है क्लॉज है, लेकिन चाहे आप सेक्शन बोल दो, सब सेक्शन बोल दो, क्लॉज बोल दो, सब क्लॉज बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिखना तो वैसे ही है ना आपने। नाउ मूविंग ऑन, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेगा। मैं आपके साथ सारा का सारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D डिस्कस कर रहा हूँ, और जो अमेंडमेंट है वो भी डिस्कस करूँगा। अमेंडमेंट क्या है वो अभी बाद में आएगा, लेकिन बाकी का पूरा सेक्शन एक बार समझ लीजिए दोबारा से। ये सेक्शन कहता है कि किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और बोनस का पैसा मिलाकर, तो बोनस का पैसा प्लस बाकी का जो पैसा आपको मिल रहा है ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो पैसा आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। एक जनरल रूल ये बना लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होगा। ये आपका जनरल रूल है। अब इस रूल में आगे क्या होता है वो देखिएगा। इन्होंने कहा लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एग्जेप्ट नहीं होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें टैक्सेबल होंगी। क्या क्या टैक्सेबल होगा? सबसे पहली चीज़, जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। अब मैंने आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड बड़े अच्छे तरीके से केबीसी और अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो अब तो अमिताभ बच्चन भी रिटायर हो गए फ्रॉम केबीसी, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कब सैलरी में टैक्सेबल होगा, कब बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, और कब इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ये बात मैंने बताई है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन इसका पैसा हमेशा टैक्सेबल होगा, एग्जेप्ट कभी नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसी कोई भी पॉलिसी जो उस व्यक्ति के लिए ली गई है जो व्यक्ति आपके ऊपर डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80DD।
डिपेंडेंट डिसेबल्ड। आप सबको याद है, मैंने आपको अपने भतीजे का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। जब आप लोगों ने मेरे से क्लासेस करी हैं तो मैंने अपने भतीजे मानक का एग्जाम्पल आप लोगों को क्लास में दिया। मानक जो है वो डिपेंडेंट है अपने माता पिता के ऊपर, क्योंकि वो 100% डिसेबल्ड है, बाय बर्थ इज डिसेबल्ड। तो मैंने वो वाला एग्जाम्पल आपको दिया था। तो ऐसी पॉलिसीज जो कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड के बेनिफिट के लिए करवाई गई, और अगर वो डिपेंडेंट डिसेबल्ड प्री डिजीज या वो उसकी डेथ पहले हो जाती है अपने माता पिता से, तो उसकी डेथ पे पॉलिसी मैच्योर होगी और जो पैसा मिलेगा वो 100% एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन टैक्सेबल कब होगा? मान लीजिए जो मानक है, जो डिपेंडेंट पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, वो सर्वाइव करता है, लेकिन जिसने पॉलिसी करवाई, जो प्रपोजर है पॉलिसी का, हमारे केस में मेरे कज़न और मेरी भाभी, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ये पैसा मानक को मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर मानक की डेथ हो जाती है, ये पैसा मेरे कज़न को मिलता है, तो फिर वो पैसा 100% टैक्सेबल होगा। तो ये वाली डिस्कशन मैंने आपके साथ पहले किया हुआ है। इसके साथ साथ में वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का पैसा टैक्सेबल होगा, उन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का पैसा टैक्सेबल होगा, एग्जेप्ट नहीं होगा, जिनका प्रीमियम का पैसा 20% ऑफ सम अश्योर्ड से एक्सीड कर जाता है, प्रोवाइडेड वो पॉलिसी अप्रैल 2003 और मार्च 2012 के बीच में इशू की गई हो। अगर प्रीमियम का पैसा 10% से ज़्यादा है, प्रोवाइडेड वो पॉलिसी अप्रैल 2012 के बाद इशू हुई हो, और अगर प्रीमियम का पैसा 15% से ज़्यादा है, प्रोवाइडेड वो पॉलिसी अप्रैल 2013 के बाद इशू हुई हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सेक्शन 80U में फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, या 80DD में जिसको किसी प्रकार की कोई स्पेसिफाइड बीमारी है। ये सारे डिस्कशंस ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ किए हुए हैं क्लासेस के अंदर। नथिंग न्यू, कुछ भी मैं नया नहीं करवा रहा। बस ये ध्यान रखिएगा एक बार फिर से। पहली लाइन ये है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा हमेशा एग्जेम्प्ट होगा, ये हमारा एक बेसिक रूल है। अब इसके एक्सेप्शन केसेस क्या है? पहला एक्सेप्शन केस, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो पैसा एग्जेप्ट नहीं होगा, वो पैसा टैक्सेबल होगा। दूसरा एक्सेप्शन केस, सेक्शन 80DD में पॉलिसी का पैसा, जिसने पॉलिसी करवाई, अगर पैसा उसको मिल रहा है बिकॉज डिपेंडेंट की डेथ हो गई है, तो उस केस में वो पैसा टैक्सेबल होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर अप्रैल 2003 से पहले की है तो विदाउट एनी लिमिट एग्जेम्प्ट रहेगा। अप्रैल 2003 और मार्च 2012 के बीच में है तो 20%, और अगर अप्रैल 2012 के बाद है तो 10% वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। अप्रैल 2013 के बाद है तो 15% वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा 80U और 80DD की डिसेबिलिटी या फिर स्पेसिफिक डिजीज। और ध्यान रखिएगा, ये जो बात है ये थर्ड प्रोविजो में लिखी गई है। थर्ड प्रोविजो किसका? थर्ड प्रोविजो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का थर्ड प्रोविजो। आप कहेंगे सर सीधा थर्ड प्रोविजो की बात कर दी, फर्स्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है? वेट करो, वो भी करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है। हमारा फर्स्ट प्रोविजन हमें बताता है कि साहब कोई भी पॉलिसी का पैसा अगर आपको डेथ पे मिलेगा तो वो पैसा आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। तो कोई भी पैसा अगर आपको डेथ पे मिलेगा, कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? ये वाला जो सी पॉइंट था ना, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट में ये वाली सारी पॉलिसीज जो हैं, इनका पैसा अगर डेथ पे मिलेगा तो वो पैसा हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। ये फर्स्ट प्रोविजन में कहा गया। सेकंड प्रोविजन कहता है कि साहब जब हम लोग यहाँ पे सम अश्योर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सम अश्योर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सम अश्योर्ड की बात कर रहे हैं, तो सम अश्योर्ड के अंदर बोनस को आपने इंक्लूड नहीं करना है कैलकुलेशन के लिए। तो 10% 15% की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे इस कैलकुलेशन को करते हुए आपने बोनस को इंक्लूड नहीं करना। ये बात सेकंड प्रोविजन कहता है। थर्ड प्रोविजन हमें क्या बताता है? थर्ड प्रोविजन हमें बताता है ये वाला कंसेप्ट 80U 80DD वाला जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पिछले साल का अमेंडमेंट है जो कि अब मैं इस समय डिस्कस नहीं करूंगा। यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप का कंसेप्ट आया था जहां पे 2.5 लाख रुपए प्रीमियम के बारे में बात हो रही थी। अगर किसी के पास यूलिप पॉलिसी है और प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम का है, तो जब वो यूलिप पॉलिसी या उसके बराबर का है, 2.5 लाख के बराबर का है,
तो जब यूलिप पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसका मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। एक्सेप्शनल केस, अगर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो उस केस में वो पैसा यूलिप की मैच्योरिटी पे जो मिलेगा वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात 4th प्रोविजन में कही गई। मान लीजिए एक से ज़्यादा यूलिप पॉलिसीज है तो क्या करें? अगर एक से ज़्यादा यूलिप पॉलिसीज है तो सारी पॉलिसीज का मिला के एग्रीगेट प्रीमियम चेक कर लेना। वो सारी पॉलिसीज जिनका एग्रीगेट अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का आ रहा है एनुअल प्रीमियम का, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात 4th प्रोविजन में कह दी। उसके बाद आया हमारे पास 5th प्रोविजन। 5th प्रोविजन में भी यही बात हो रही थी जो मैंने एग्रीगेट वाली बात बोली ना अभी आपको, कि सबका सारी पॉलिसीज का एग्रीगेट कर लेना। ये था हमारा 5th प्रोविजन। अब आ गया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ यहां से 6th प्रोविजन से। अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ यहां से 6th प्रोविजन से। सो दिस इज न्यू अमेंडमेंट। दिस इज न्यू अमेंडमेंट। नाउ ये अमेंडमेंट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये कहता है इफ एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी भी प्रकार की कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप पॉलिसी, यूलिप को छोड़ दें। यूलिप को क्यों छोड़ दें? क्योंकि यूलिप तो ऑलरेडी पीछे यूनिट क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में कवर हो ही गया। तो आप यूलिप को छोड़ दीजिए क्योंकि यूलिप तो ऑलरेडी क्लॉज 4, ये एक्सेप्शन केस 4, प्रोविजन 4 एंड प्रोविजन 5 में कवर हो गया। तो अब यूलिप पॉलिसीज को छोड़ के बाकी सारी पॉलिसीज की बात हो रही है। और फिर से कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता ये मत कहना सर क्या की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आएगा इसमें, नहीं आएगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी तो वैसे ही टैक्सेबल है। तो अगर नॉर्मल तरीके से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें तो क्या कहता है ये कहता है इफ एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन द यूलिप पॉलिसी हैज बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो पॉलिसी इशू कब हो रही है? पॉलिसी इशू हो रही है अप्रैल 2023 या अप्रैल 2023 के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा उन पॉलिसीज के ऊपर जो पॉलिसी अप्रैल 2023 से पहले इशू हो चुकी है। तो पॉलिसी इशू होनी चाहिए अप्रैल 2023 या उसके बाद तो ये एक्सेप्शन केस अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। ये क्या कहता है? ये कहता है इफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम एक्सीड्स 5 लाख रुपए पर एनम, बहुत बड़ी पॉलिसी है, उसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। यूलिप के केस में कितनी पॉलिसी थी? यूलिप के केस में थी 2.5 लाख रुपए, लेकिन नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस के केस में कितना आ रहा है? 5 लाख रुपए। तो अगर उसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए क्रॉस कर रहा है, देन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D या क्लॉज 10D शैल नॉट अप्लाई। तो ऐसी पॉलिसी जब मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पे जब पैसा वापस मिलेगा बोनस को इंक्लूड करके, वो पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो सारा का सारा पैसा टैक्सेबल होगा। वंस द प्रीमियम एक्सीड्स 5 लाख पे पर एनम द एंटायर अमाउंट इज डिनाइड एग्जेम्पशन। मतलब मान लीजिए आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे करा है और प्रीमियम का अमाउंट है लेटर से 5,50,000 रुपए, 5,50,000। तो क्या ऐसा होगा कि 5 लाख को एग्जेम्प्ट कर दे और 50,000 रुपए को टैक्सेबल करेंगे? आंसर इज नो। सरकार ने कहा कि जैसे ही आपका प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर गया तो मैच्योरिटी पे मिलने वाला सारा का सारा पैसा टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनल टैक्सेबल कर दे और प्रोपोर्शनल को एग्जेम्प्ट कर दे। नो, 5 लाख के बराबर या 5 लाख से कम प्रीमियम है, सब कुछ एग्जेम्प्ट। 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम है, सब कुछ टैक्सेबल। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए पर एनम देन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D शैल अप्लाई। ये आ गया हमारा 6th प्रोविजन। अभी इसके बाद और डिटेलिंग में जाऊंगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि साहब मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023 के बाद मैंने मल्टीपल पॉलिसीज परचेज करी हैं, 2, 4, 6, 8, 10 पॉलिसीज मैंने परचेज करी है और सारी पॉलिसीज छोटी छोटी पॉलिसीज है। किसी का प्रीमियम है 50,000, किसी का है 70,000, किसी का है 80,000, किसी का है 1 लाख रुपए। तो सरकार ने कहा भाई अगर आपके पास अप्रैल 2023 के बाद मल्टीपल पॉलिसीज में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किया
और सारी पॉलिसीज का मिला के इन एग्रीगेट अगर आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए क्रॉस कर रहा है तो भी एग्जम्पशन नहीं होगा। इन एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से कम है तो एग्जम्पशन ले लीजिए, जैसे ही वो 5 लाख क्रॉस कर गया आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ध्यान से पड़ेगा 7th प्रोविजन, इफ द प्रीमियम इज पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक से ज्यादा पॉलिसी के लिए अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं विच हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 2023, then exemption under section 10 subsection 10d shall apply only for those insurance policies where the aggregate amount of premium is less than or equal to 5 lakh रुपए in the previous year during the term of any of these policies। तो अगर 5 लाख से कम है तो एग्जिबिशन है, 5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है। अब यहाँ पे आपको ना बड़ी तरीके से प्लानिंग करके चलना होगा। मान लीजिए मैंने 3 पॉलिसीज में पैसे इन्वेस्ट किया, एक पॉलिसी है 3 लाख रुपए की, एक पॉलिसी है 2 लाख रुपए की, एक पॉलिसी है 2.5 लाख रुपए की, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, 3, 2 और 2.5। तो फिर अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा जहाँ पे 5 लाख रुपए का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सके। तो मान लीजिए अगर आपने 3 लाख और 2.5 लाख वाली पॉलिसी ले ली 5 लाख का एग्जिबिशन लेने के लिए, तो ये तो 5.5 लाख हो गया, फिर तो सारा सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3 और 2 ये 2 पॉलिसीज का अगर आप मर्ज करते हैं तो आपका 5 लाख का प्रीमियम बनता है। इन 2 पॉलिसीज की मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा आपके लिए एग्जेप्ट रहेगा, और जो दूसरी वाली पॉलिसी है 2.5 लाख रुपए वाली पॉलिसी, उसका प्रीमियम का पैसा जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्रीगेट है वो आप एग्रीगेट इस तरीके से देखिएगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल रहा हो। हालांकि मेरे को लगता है कि ये सोच गलत है, क्योंकि सरकार ने कहा जैसे ही एग्रीगेट 5 लाख क्रॉस करेगा हम सबको टैक्सेबल करेंगे। बट यहाँ पे एक लूप होल, जिसको हम लोग कह सकते हैं लैंग्वेज लॉ की इस तरीके से लिखी गई है, जहाँ पे एक छोटा सा ग्रे एरिया बन जाता है और उस ग्रे एरिया का हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। और इसी से रिलेटेड अभी वो मैं आपको MCQs करवाऊंगा जो कि सी इंस्टीट्यूट अपने RTP में दिए हैं। 8th प्रोविजन की बात करें, 8th प्रोविजन कहता है कि साहब जो भी हम लोग बात कर रहे थे 4th, 5th, 6th और 7th प्रोविजन में, 4th में क्या था, 4th और 5th यूलिप के बारे में बात कर रहे थे। 4th कहता है कि एक यूलिप पॉलिसी है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम है टैक्सेबल। 5th प्रोविजन कहता है मल्टीपल पॉलिसीज है और सबका मिला के 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है टैक्सेबल। 6th और 7th हमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताता है। 6th कहता है एक पॉलिसी है प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है टैक्सेबल, मल्टीपल पॉलिसीज हैं सबका मिला के 5 लाख से ज़्यादा है टैक्सेबल। तो 4th, 5th, 6th, 7th आपको समझ आ गया। अगर इनका पैसा डेथ की वजह से मिल रहा है, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और डेथ की वजह से पॉलिसी मैच्योर होगी जिसकी वजह से पैसा वापस मिल रहा है, तो वो पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, फिर वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। डेथ पे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, वो पैसा फिर टैक्सेबल नहीं होगा। ये हो गया हमारा 8th प्रोविजन। फिर आया 9th प्रोविजन। 9th प्रोविजन में इन्होंने ये कहा कि साहब हमने कानून तो बना दिया, लैंग्वेज तो हमने लिख दी, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति इस लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाह रहा हो और वहाँ पे अगर हमारी भारत सरकार को किसी प्रकार का कोई क्लैरिफिकेशन देना हो तो वो क्लैरिफिकेशन दे सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कहा कि साहब आप गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, और जब आप गाइडलाइंस इशू करेंगे तो वो गाइडलाइंस जो है वो आप पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस को बता दीजिएगा, लोकसभा को बताइए, राज्यसभा को बताइए, अप्रूवल आ जाए, उसके बाद आप वो वाली गाइडलाइंस इशू कर दीजिएगा। और जो भी गाइडलाइंस इशू होंगी वो गाइडलाइंस SSC के लिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगी, दोनों के लिए वो गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। तो ये हमारे पास आया सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का पूरा कंसेप्ट। और फिर मैंने आपको ये कहा कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर पैसा टैक्सेबल है, 5 लाख से कम है तो जब मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट है। अब आ जाओ हमारे सी इंस्टीट्यूट ने जो RTP के अंदर क्वेश्चन दिया उसके ऊपर आ जाओ। मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको वो केस स्टडी दिया है, मैंने आपको बिल्कुल लास्ट में केस स्टडी दिया है। ये पेज नंबर है 65, आप पेज नंबर 65 पे आ रही है। पेज नंबर 65 जो है
इसके ऊपर आरटीपी आरटीपी जो मई 2024 का है उसका केस स्टडी मैंने आपको दिया हुआ है। मैं पूरा का पूरा केस स्टडी अभी नहीं पढ़ूंगा, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब काम करेंगे तब हम उसको पूरा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना पढ़िए, जितना मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ उतना करते चलिए मेरे साथ साथ। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पे कहता है ही हैज़ मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, द डिटेल्स ऑफ सच पॉलिसीज आर गिवन हेयर अंडर। ये आपके सी इंस्टीट्यूट का रिवीजन टेस्ट पेपर है जो मई 2024 के लिए लॉन्च ऑलरेडी किया जा चुका है, उसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड। डेट ऑफ इश्यू ऑफ द पॉलिसी, एक पॉलिसी एक्स है जिसको इशू किया गया था अप्रैल 2017 में। तो ध्यान रखिएगा, अगर पॉलिसी अप्रैल 2023 से पहले इशू हो चुकी है तो वो पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो उसका पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये पॉलिसी मैच्योर कब होगी? ये पॉलिसी मैच्योर होगी दिसंबर 2026 में। तो दिसंबर 2026 में जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो कितना पैसा वापस मिलेगा? साहब जो पैसा वापस मिलेगा वो मिलेगा 7 लाख रुपए वो पैसा मिलेगा 7 लाख रुपए। तो ये सारा का सारा 7 लाख रुपए एग्जेप्ट हो जाएगा। शर्त है, छोटी सी शर्त, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। शर्त क्या है? अगर पॉलिसी 2012 के बाद इशू हो रही है तो उसका प्रीमियम का पैसा 10% ऑफ सम अश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे प्रीमियम है 40,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम कैलकुलेट करते समय आप जीएसटी को कंसिडर नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स ये वाली फिगर और ये वाली फिगर तो रेलेवेंट ही नहीं है। आगे भी ये वाली फिगर्स रेलेवेंट नहीं है, तो मैंने इन फिगर्स को यहाँ पे काट दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। अब प्रीमियम है 40,000 का और जो सम अश्योर्ड आ रहा है वो आ रहा है 5 लाख का। क्या ये प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10% या उससे कम है? आंसर इज यस। क्या ये पॉलिसी अप्रैल 2023 से पहले इशू हुई है? आंसर इज यस। ध्यान रखिएगा, आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है। पॉलिसी अप्रैल 2023 से पहले इशू हुई हो और वो जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का प्रीमियम का अमाउंट 10%, 20%, 15% वाली जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रही हो। अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो भी मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा बोनस को मिला के वो सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे इस बात को मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब आपने 10%, 15%, 20% वाली लिमिट चेक करनी है तो वो आपने चेक करनी है सम अश्योर्ड एक्सक्लूडिंग बोनस। लेकिन जब आपने ये कहना है कि साहब जो पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, तो कौन सा पैसा एग्जेम्प्ट होगा? पैसा एग्जेम्प्ट होगा सम अश्योर्ड इंक्लूडिंग बोनस। तो एग्जेम्पशन बोनस का है, बोनस का भी है, लेकिन जब आपने वो 10%, 15%, 20% कैलकुलेशन करना है तो वहां पे आपने बोनस के अमाउंट को कंसिडर नहीं करना है। ये एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसके आगे की कहानी देखिएगा। हमारे सी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो ये आरटीपी दिया उसके अंदर पॉलिसी की डेट लिखी है अप्रैल 2024। यहाँ पे लिखा है अप्रैल 2025, यहाँ पे लिखा है अप्रैल 2024। अगर तो ये डेट्स हमारे सी इंस्टीट्यूट वालों, अगर आप सुन रहे हो तो, मेरे को नहीं पता कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, अगर ये डेट अप्रैल 2024, अप्रैल 2025 और अप्रैल 2024 की ही रखी जाए जैसा सी इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया, तो इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस क्वेश्चन के अलावा ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन हैं आपके इस केस स्टडी में। 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 5। अगर ये डेट्स अप्रैल 2024, अप्रैल 2025 और अप्रैल 2024 की हैं तो फिर बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें से एक का भी आंसर मैच नहीं करेगा, नॉट इवन वन सिंगल। और अगर आपने बाकी के 3 आंसर्स का, बाकी के 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच करना है तो फिर यहां पे डेट चेंज होगी। यहां पे डेट आएगी अप्रैल 2023, जो कि एक्चुअल में होना भी चाहिए, अप्रैल 2023, अप्रैल 2024 और अप्रैल 2023। तो मैंने अपनी तरह से इन डेट्स को ठीक कर दिया है। जो डेट्स सी इंस्टीट्यूट ने अपने आरटीपी में दी हैं वो डेट्स गलत है। आइए अब ध्यान से इनको समझना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिसी क्या है?
पॉलिसी कौन सी है? बी वेरी वेरी केयरफुल, पॉलिसी कौन सी है? पॉलिसी है पॉलिसी नंबर वाई, नाम है पॉलिसी का वाई। इशू कब हुई है? अप्रैल 2023 और अप्रैल 2023 के बाद इशू हो रही है। एनुअल प्रीमियम कितने का है? 3 लाख का। ध्यान रखिएगा जब आप प्रीमियम लेंगे तो उसके अंदर जीएसटी को आप कंसिडर नहीं करेंगे, आपने जीएसटी को कंसिडर नहीं करना। टोटल प्रीमियम जीएसटी को मिला के वो वाला नहीं लेना, आपने जो जीएसटी को छोड़ के वो वाला प्रीमियम लेना है। तो प्रीमियम कितने का है? 3 लाख का। दैट मीन्स प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम का है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पॉलिसी अप्रैल 2023 के बाद है, प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है, एक पॉलिसी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? क्या इसका प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा तो नहीं है? अगर ये 10% से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगी पॉलिसी, मैच्योरिटी का पैसा, और 10% से कम है तो मैच्योरिटी का पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। आओ जरा चेक करें। एनुअल प्रीमियम है 3 लाख और पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 33 लाख रुपए। तो 33 लाख का 10% निकाल दूं तो वो 3 लाख रुपए, मतलब जो 10% है वो आता है 3,30,000 रुपए। और जब प्रीमियम वो पे कर रहा है वो 10% से कम पे कर रहा है। तो अब सारी कंडीशन समझ आ गई हमें। पहला, पॉलिसी का प्रीमियम 10% से कम है। दूसरा, पॉलिसी अप्रैल 2023 के बाद इशू हुई है जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है। तो फिर ये पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो इस पॉलिसी का पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा, वो सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो अब हमें समझ आ गया कि भाई पॉलिसी एक्स भी एग्जेम्प्ट रहेगी और पॉलिसी वाई भी एग्जेम्प्ट रहेगी, दोनों पॉलिसीज टैक्सेबल नहीं होने वाली। अब आओ अगली पॉलिसी पे चलते हैं। अगली पॉलिसी जो है हमारे पास वो है अप्रैल 2024 में इशू हुई है। अप्रैल 2024 कितने का प्रीमियम है? प्रीमियम है 2 लाख रुपए। तो कंडीशन हमारे पास क्या थी कि पॉलिसी जो है वो अप्रैल 2023 के बाद इशू हुई हो, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद इशू हुई हो, प्रीमियम 5 लाख से कम हो। तो चलो वो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरा था जो एनुअल प्रीमियम है वो सम अश्योर्ड के 10% से कम हो। सम अश्योर्ड कितना दिया हुआ है? 25 लाख एक्सक्लूडिंग बोनस। ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पे इंक्लूडिंग बोनस दिया हुआ है, तो इंक्लूडिंग बोनस की बात नहीं कर रहे, एक्सक्लूडिंग बोनस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 25 लाख रुपए, 25 लाख का 10% निकाला 2.5 लाख रुपए, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है प्रीमियम 2 लाख रुपए। दैट मीन्स 10% से कम का प्रीमियम है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पॉलिसी जो है अप्रैल 2023 के बाद हो, पॉलिसी जो है वो अप्रैल 2023 के बाद हो, प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम हो। दूसरी कंडीशन, जो प्रीमियम का पैसा है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से कम हो। क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इस वजह से मैं बोलूँगा कि पॉलिसी जेड भी एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। और ध्यान रखिएगा क्या एग्जेम्प्ट होगा, क्या एग्जेम्प्ट होगा? ये जो पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा ना, ये वाला जो पैसा मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा है, ये पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे ये 7 लाख का पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा जब मैच्योरिटी पे मिलेगा। यहाँ पे 36 लाख का पैसा एग्जेम्प्ट होगा जब मैच्योरिटी में मिलेगा इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस। यहाँ पे 28 लाख रुपए का पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा जब ये मैच्योरिटी पे मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस। अब आ जाओ ए पे, पॉलिसी ए। पॉलिसी ए पे आ जाते हैं। पॉलिसी ए देखिएगा, पॉलिसी ए इशू हुई है अप्रैल 2023 में, लेकिन उसका प्रीमियम कितने का है? 2.5 लाख का। अब कंसेप्ट जो भी हमने पढ़ा था, जो कि प्रोविजन्स में हम लोग बात कर रहे थे, प्रोविजन नंबर 7 जो हम लोग बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। प्रोविजन 7 कहता है कि अगर अप्रैल 2023 के बाद की पॉलिसी है और अगर एक से ज़्यादा पॉलिसीज हैं और सबका मिला के प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि तीनों पॉलिसीज़ का पैसा टैक्सेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट आप चेक कर लीजिए, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा हो गया भाई। लेकिन एट द सेम टाइम लॉ की लैंग्वेज को अगर आप दोबारा से एक बार पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया निकल के आता है। उन्होंने ये कहा कि ऐसी पॉलिसीज़ जिनका प्रीमियम, ऐसी पॉलिसीज़ जिनकी वजह से प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर गया, ऐसी पॉलिसीज़ जिनकी वजह से प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर गया वो टैक्सेबल होंगी। ऐसी पॉलिसीज जिनकी वजह से प्रीमियम 5 लाख से कम आ रहा है वो वाली पॉलिसी एग्जेम्प्ट रहेंगी। लॉ की लैंग्वेज से ये समझ आ रहा है। अब मेरे को आई एम डैम श्योर
कि सी इंस्टीट्यूट अगर इस तरह के क्वेश्चन बना रहा है जहाँ पे वो लूप होल को यूज़ कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड जॉब ऑन द पार्ट ऑफ सी इंस्टीट्यूट। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं गाइडलाइंस आ रहेंगी कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। और उसमें भी एक और चीज़ देखिएगा, जो पॉलिसी जेड है वो इशू कब हो रही है? पॉलिसी जेड इशू हो रही है अप्रैल 2024 में, और पॉलिसी ए इशू कब हो रही है? अप्रैल 2023 में। तो अप्रैल 2023 में तो पॉलिसी वाई भी इशू हुई थी। तो यहाँ पे सी इंस्टीट्यूट कहता है नहीं, मैं जो है वो वाई के एग्जामिशन ले लेता हूँ, ए को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अगले साल एक और पॉलिसी जेड परचेज करूँगा, उसका एग्जामिशन ले लूँगा। ये तो बड़ी अजीब सी कहानी लगती है, बट देन चलो इन्होंने ऐसे ही किया तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। सो अब क्या है कि ये जो पॉलिसी ए है, ये पॉलिसी ए टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि अब प्रीमियम जो 5 लाख का एग्जामिशन था वो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। कहाँ पे लिया एग्जामिशन? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम लोग प्रीमियम 5 लाख रुपए का एग्जामिशन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। इवन दो दिस इज टोटली रिडिकुलस एंड स्टूपिड कि एक पॉलिसी अप्रैल 2023 की है, एक पॉलिसी अगले साल की है जिसका आप ग्रुपिंग करके एग्जामिशन क्लेम कर रहे हैं, और एक पॉलिसी जो अप्रैल 2023 की है उसके लिए आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे को इसका एग्जामिशन नहीं लेना, क्योंकि 5 लाख वाला कंसेप्ट। सो ये हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिसी ए जो है वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। इस कंसेप्ट के हिसाब से ये पॉलिसी हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। अब आ गया पॉलिसी बी। पॉलिसी बी क्या है? पॉलिसी बी है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है? आंसर इज बिग यस। आंसर इज बिग यस। लेकिन ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है ये फिर नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिफरेंट कैसे है? ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनके अंदर हमेशा आपको एक मैच्योरिटी की डेट दी जाती है कि साहब ये इस तारीख पे मैच्योर होगा, और इस तारीख पर आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा, और अगर उससे पहले डेथ हो गई तो डेथ पे पैसा मिल जाएगा। ये होती है लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस है उसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। दैट मीन्स टर्म इंश्योरेंस पे आपको पैसा वापस कभी नहीं मिलता है। जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रीमियम आपके एक अंधे कुएं में जो चला जाता है, आपको पैसा वापस नहीं मिलता। हाँ, सिर्फ एक केस पे मिलता है, अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी, जब तक वो पॉलिसी चल रही है, उस टेन्योर ऑफ द पॉलिसी में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसके घर वालों को पॉलिसी मिलती है, पैसा मिलता है। और पैसा कितना मिलता है? जितनी की उसने पॉलिसी करवाई थी उतना पैसा उसको मिल जाता है। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले टीवी पे बहुत अच्छी ऐड आती थी, एक दिखाते थे लेडी बैठी हुई है, बड़ा उदास सा चेहरा उसने किया हुआ है, और हस्बैंड की फ़ोटो से बात कर रही होती है कि आप अचानक से छोड़ के चले गए, अगर आपने अपनी टर्म इंश्योरेंस करवाई होती तो आज आपके जाने के बाद हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस ना करना पड़ता। बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी है, घर के खर्चे हैं, मैं कहाँ से पूरा लेके आऊँ पैसा? आपकी भी डेथ हो गई और आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था। सो वो ऐड है, आप एक बार गूगल इस पर यूट्यूब पे सर्च करना, टर्म इंश्योरेंस डाल के, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी डाल के यूट्यूब पे सर्च करना, यू विल गेट दैट एडवर्टाइजमेंट आपको देखेगी। टीवी में बहुत आती थी, आप लोगों ने अगर टीवी देखा हो कभी इंस्टाग्राम से बाहर निकल के, तो आपको वो ऐड दिखाई दे जाएगी। सो जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है ये होती तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन इसका कोई मैच्योरिटी प्रोसीड्स नहीं होते। इस वजह से इसके बारे में तो हम लोग कभी कोई जिक्र करेंगे ही नहीं, ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। और आप इस बात को देखिएगा, नीचे इन्होंने यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। ब्लैंक से हमारा मतलब यही है कि साहब ये पॉलिसी का पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। नाउ तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया। अब इनका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, which are the life insurance policies in respect of which Mr. Akash would be eligible for exemption under section 10 subsection 10D for the maturity proceeds? Choose the option which is most beneficial to Akash. आकाश के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है? आकाश के लिए बेनिफिशियल ये है कि साहब पॉलिसी एक्स तो उसकी वैसी एग्जेप्ट है क्योंकि वो अप्रैल 2023 से पहले वाली है। पॉलिसी वाई भी एक्सेप्ट रहेगी क्योंकि प्रीमियम 5 लाख से कम का है और 10% से कम का है। अब बात आती है ए और जेड में से चूज करने की।
अगर ए और जेड में से चूज करें और अगर ए को चूज कर ले तो 3 + 2.5 मिला के हो गया 5.5, तो सारा का सारा 5.5 लाख रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या करें, पॉलिसी ले लो जेड, तो 3 और 2 5 लाख रुपये सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो दो एग्जेम्प्टेड पॉलिसीज कौन सी रहेंगी, एग्जेम्प्टेड पॉलिसीज विल बी एक्स, वाई एंड जेड। आंसर इज ए। मैंने जो भी रीजन अभी आपको समझाया वो सारा का सारा रीजन मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, ये लिख के दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आरटीपीएस के अंदर आपको सिर्फ आंसर्स गिवन है, उनके रीजनिंग, उनके सॉल्यूशंस नहीं है। ये सॉल्यूशन मैंने खुद बनाए हैं, अपने हाथ से टाइप करा है, अपने हाथ से ये सॉल्यूशंस बनाए हैं, आप लोगों को मैंने दे दिया है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है व्हाट वुड बी योर आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 if Mr. Akash surrendered LIC A in the year 2026-2027 and claimed the exemption in respect of such policy. This information is only for this MCQ. अब वो कह रहा है कि अगर वो इसको पॉलिसी ए को अगर वो सरेंडर कर देता है तो उसके लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, ये आप बता दीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले उसका रीज़न दिया है। मैंने कहा सिंस आकाश इज चूजिंग टू क्लेम एग्जेम्पशन, और ध्यान रखिएगा उसने ये आकाश ने पॉलिसी ए का एग्जेम्पशन लिया है, पॉलिसी ए का एग्जेम्पशन लिया है उसने। पॉलिसी ए का एग्जेम्पशन लेने के बाद ही वो उसको, यहाँ पे लिखा हुआ है ही क्लेम्ड एग्जेम्पशन, यहाँ पे वर्ड देखिएगा लिखा हुआ है ही क्लेम्ड द एग्जेम्पशन। अब क्योंकि उसने पॉलिसी ए का एग्जेम्पशन लिया है तो ध्यान से देखिएगा, सिंस आकाश इज चूजिंग टू क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ पॉलिसी ए ही कैनॉट क्लेम एग्जेम्पशन टू पॉलिसी वाई। याद है ना, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे एक्स वाई जेड का हम लोग बात कर रहे थे। तो अगर वो पॉलिसी ए ले रहा है जिसका अमाउंट 2.5 लाख रुपये था, तो वो पॉलिसी वाई जिसका 3 लाख रुपये था उसका एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाएगा, उसका एग्जेम्पशन वो क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों को मिला के 5 लाख से क्रॉस कर जाता है। सिंस आकाश इज चूजिंग टू क्लेम एग्जेम्पशन टू पॉलिसी ए he cannot claim exemption to policy Y since the aggregate annual premium will be more than 5 lakh रुपये। Thus, it is advisable to choose policy Z for the exemption as it will make the annual aggregate amount less than or equal to 5 lakh. Policy X is वैसे ही exempt because it has been issued before April 2023 and the premium paid is less than 10% of the sum assured excluding the bonus amount. इस वजह से हमारा आंसर will be X, Z और A। आंसर इज सी, और यही आंसर हमें सी इंस्टीट्यूट ने भी दिया हुआ है। मैं सी इंस्टीट्यूट से यहाँ पे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और रिक्वेस्ट हमारी मेरी तरफ से सी इंस्टीट्यूट को ये रहेगी कि प्लीज़ 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 आंसर्स के साथ में सोल्यूशन देना भी स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट्स के पास सिर्फ आंसर होते हैं, बेचारों की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो आंसर कैसे आया वहाँ तक पहुँच सके, उसकी रीजनिंग जान सकें। बहुत बहुत कम स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान में ऐसे होंगे जिनको आप आंसर दे दो तो वो समझ जाएंगे अच्छा ये आंसर क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। 99% स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनको आपने सिर्फ आंसर बता दिया, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आंसर कैसे आया है। और क्वेश्चन अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो वैसे ही समझ में नहीं आ पाता है। चलिए, तो आज की ये पहली क्लास मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। मैंने आपके साथ जो 3 चैप्टर डिस्कस कर दिए वो है बेसिक कंसेप्ट्स का, वो चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। दूसरा कौन सा, एग्जेम्प्टेड इनकम्स का। हालांकि एग्जेम्प्टेड इनकम भी पूरा नहीं हुआ, एग्जेम्प्टेड इनकम का कुछ पार्ट अभी बचा है, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। और साथ साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और साथ में जो आरटीपी है मैंने आपको उसके क्वेश्चन भी करवा दिए। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, व्हाट्सअप कर दीजिएगा M24 लिख के, ये वाले जो हैंडआउट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, ये आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यू विल बी बेनिफिटिंग अ लॉट फॉर दिस थिंग। मैं कोई रबिश मटेरियल चैनल पर नहीं डालता, जो भी है काम का है, चाहे वो थोड़ा सा डिले से आता है, लेकिन जो भी मटेरियल आता है इस चैनल के ऊपर वो बड़े काम का मटेरियल है। तो आज कर रहे हैं यहाँ तक, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ।